वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। एक आपका सल्फर है और एक आपका क्लोराइड है। दोनों मैंने इसलिए ये लिए हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है कहीं पर मैच नहीं करती। अगर मैं दो सिमिलर कंपाउंड लेता सल्फर के साथ कोई और सल्फर की प्रॉपर्टी जैसा कोई कंपाउंड लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने दो अलग अलग जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो चूज करी है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की जब हम बात करते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन दो आईसीएमआर में पूछा गया है या जेएनयू में पूछा जाता है बार बार कि आपके जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं। एक मिथ्योनिन है और एक आपका सिस्टीन है। लेकिन आपको जब ऑप्शन दिया जाता है तो आपको सिस्टीन की स्पेलिंग ये भी मिलती है, सिस्टाइन या फिर सिस्टीन। इसमें से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है तो आपको ये चूज करना होता है और ऑप्शन में आपको हमेशा इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे ये अमीनो एसिड जो है ये सल्फर कंटेन करता है, लेकिन ये सिस्टाइन जिसमें एक ये बीच का आपका ई नहीं है, ये क्या होता है, ये आपका इसी का डाइमर होता है। यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सिस्टीन और आपका सिस्टीन का डाइमर है। तो ये आपका डाइमर होता है और ये आपके अमीनो एसिड होता है। तो आपको हमेशा ऑप्शन में चूज करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स और एक एक क्वेश्चन आपको जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे दूर कर देता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट था, आपका क्वेश्चन पूछा गया है पहले, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है और इस कंफ्यूजन को यहीं पर दूर कर दिया है कि आपका सिस्टीन और सिस्टाइन में फर्क क्या होता है। ये इसी का आपका डाइमर होता है। अब सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर हमें जरूरत कहाँ कहाँ पर है। बहुत जगह पर आपका सल्फर हमें मिलता है, स्पेशली आप विटामिन देखेंगे, कुछ हार्मोन्स देखेंगे, वहां पर आपको सल्फर हमेशा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में भी हेल्प करता है सल्फर का। आप देखेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी हेल्प करता है। आपके कुछ जो प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी आपको ये मिलेगा। तो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, तीनों में ही हमारा सल्फर आता है। लेकिन हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। हमसे स्पेसिफिक टू द पॉइंट पूछा जाता है, इसमें है या नहीं है, या सल्फर कंटेनिंग कौन सा है। तो हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड जिसे हम कहते हैं उसमें सल्फर मिलता है। विटामिन ए रेटिनोइक एसिड उसमें आपका सल्फर मिलता है। विटामिन B7 बायोटिन जो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें मिलता है। लिपोइक एसिड, इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका देखेंगे लिपोइक एसिड का, ये आपको कोई विटामिन में नहीं आता है, लेकिन जब भी आप कोई विटामिन की टैबलेट लेते हैं उसमें आपको लिपोइक एसिड मिलता है क्योंकि आपकी जो टीसीए साइकिल्स हैं इनको जो है प्रमोट करने में हेल्प करता है लिपोइक एसिड, इसलिए ये आपको मिलता है। और ये आपका कोई आपका एंजाइम विटामिन नहीं है। कोएंजाइम ए में आपको मिलता है, विटामिन B5 में ही होता है आपका कोएंजाइम में, तो वहां पर आपको मिलता है। इसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट आपका हेपेरिन जो आपका एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कंटेनिंग सल्फर। आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आपका हेपेरिन ही होता है, या हेपेरिन कंटेन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है हेपेरिन को लेकर। तो ये आपका सल्फर कंटेनिंग होता है और एंटीकोएगुलेंट है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये आपके जो है आपको मिलते हैं, इनको हम गैंग्लियोसाइड कहते हैं। डिफरेंट तरीके के होते हैं, कैरेटिन सल्फेट होता है, हेपेरिन सल्फेट होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। तो इनके साथ जो है आपका सबके साथ ऑलमोस्ट एक होता है जिसके साथ सल्फर नहीं लगा होता है, बाकी सबके आपके गैंग्लियो जो आपके ग्लाइकन्स हैं उनके साथ आपका कॉन्ड्रोइटिन या मैं कहूँ आपका जो सल्फेट वर्ड है वो जुड़ा होता है, जो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ ग्लूटाथायोन जो आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ग्लूटाथायोन जो है आपका फ्री रेडिकल्स को भी किल करता है और ग्लूटाथायोन का बहुत बड़ा रोल है आपका, आप जो ड्रग्स लेते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में। और कहां पर, किस फेज में, ये आपका फेज 2 में जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वहां पर ग्लूटाथायोन मिलता है।
क्योंकि जितनी भी आपकी सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स की, तो वहां पर आप देखेंगे तो ग्लूटाथायोन जो आपका फेज सेकंड में काम करता है वो खुद भी सल्फर कंटेनिंग है। बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जो रंग बहुत लोग खाते हैं, बहुत महंगी भी आती हैं, अपना कलर फेयर करने के लिए ग्लूटाथायोन का टैबलेट आते हैं डिफरेंट फॉर्म में, तो वो लेते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को किल करता है, इसलिए ये आपको मार्केट में प्रिपरेशन भी मिलती है ग्लूटाथायोन की डिफरेंट फॉर्म में। नेक्स्ट आपका एक एंजाइम जो आपसे पूछा जाता है, पैप्स क्या होता है? फोस्फोएडिनोसाइन फोस्फोसल्फेट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम PAPS कह देते हैं, फोस्फोएडिनोसाइन फोस्फोसल्फेट। जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन्स की, या आपके जो ग्लाइकन्स की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, उनकी सिंथेसिस में जो है आपका ये हेल्प करता है ये एंजाइम, जो आपका फोस्फोएडिनोसाइन फोस्फोसल्फेट है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पैप्स क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्शंस को, ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन के रिएक्शन को कराने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। अब ये आपको पता होगा 11th 12th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसमिथाइलेशन में आपका जो है एस एडिनोसाइन जो है सल्फर एडिनोसाइन, मेथियोनिन आपका सल्फर कंटेनिंग है, तो आपका अमीनो एसिड है जो आपका ट्रांसमिथाइलेशन में काम होता है। ये ऑलमोस्ट सबको पता है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी यहाँ पर ये रोल देखेंगे, जितने भी रिएक्शंस देखेंगे, वहां पर इसी चीज का आपका यूज होगा। या तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा या आपको सल्फाइड्रल मींस SH, ये है आपका रिड्यूस्ड वन है, जहां पर S आपका सल्फर के साथ हाइड्रोजन लग गया, यह आपका रिड्यूस्ड वन है। इसलिए आप बहुत सारे रिडक्शन एजेंट जो देखते हैं, आपका यूरिया देखते हैं या जो और आप लैब में यूज करते हैं, वो आपका जो सल्फाइड बॉन्ड है उसको रिडक्शन कर देते हैं आपका SH में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं वो करते क्या है, जो सल्फर पर काम करते हैं वो आपको क्या करते हैं, जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसको वो सल्फाइड्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, SH कर देते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक बार ICMR में भी पूछा हुआ है और एक बार CSIR ने थोड़े पिछले एग्जाम्स में पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। तो इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो करते क्या है। जनरली हम SDS पेज वगैरह में यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए, जब हमें सेपरेशन करना होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है आपका। नेक्स्ट क्लोराइड की बात करते हैं, इजी है लेकिन 2-3 पॉइंट जो है डेफिशिएंसीज में या जो आपकी डिजीज है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोराइड को लेकर, है बहुत इजी। एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाकर रखता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपसे पूछी नहीं जाने वाली है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। जहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे मैं आपको वहीं पर बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है इससे। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट है NaCl का, सोडियम क्लोराइड नामक, यानी आपका नेसेसरी है HCl प्रोडक्शन के लिए, मींस जो आपका गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक एसिड बनता है, उसमें हमें क्लोराइड चाहिए। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोराइड शिफ्ट, इसे हम हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो क्लोराइड है वो अंदर आता है आपके इराइथ्रोसाइट में, क्लोराइड अंदर आता है, और आपका जो है बाइकार्बोनेट आयन वो बाहर जाता है प्लाज्मा में। तो ये जो है आपका क्लोराइड शिफ्ट होता है, इसे हम हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोराइड शिफ्ट में जो है आपका किसका एक्सचेंज होता है, कहां पर होता है। तो जो आपका क्लोराइड है वो अंदर आता है प्लाज्मा से RBC में, और जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो बाहर जाता है RBC से प्लाज्मा में। आप एक को याद रख लीजिए कि क्लोराइड आपका अंदर आता है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा कि वो बाहर जा रहा है, क्योंकि ये एक्सचेंज सिस्टम है। तो ये आपको याद रखना होता है कि क्लोराइड आपका अंदर आ रहा है और आपका बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा है प्लाज्मा में, और इसे हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है शिफ्ट को लेकर कि किसके साथ एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट सलाइवरी अमाइलेज, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है हमारे माउथ में, तो यहाँ पर ये तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म्स में। अब ये एक्टिव तभी होता है जब इसके पास क्लोराइड आपका जो है क्लोराइड हो, तभी एक्टिव होता है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जितने भी आप देखेंगे मेटल्स वाले एंजाइम्स हैं, मेटलो एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं कि वो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एक्टिव है, Mg2 पॉजिटिव में एक्टिव है, कोई जिंक को लेकर एक्टिव है, लेकिन ये आपका है, ये आपका अनायन को लेकर एक्टिव है, Cl नेगेटिव को लेकर एक्टिव है। तो यही बात इसे इंपॉर्टेंट बनाती है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनायन को लेकर कौन सा एंजाइम एक्टिव है, वो आपका सलाइवरी अमाइलेज है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि सलाइवरी अमाइलेज कौन से कैटायन या एनायन को लेकर एक्टिव है या एक्टिव होता है। तो ये आपका हमेशा ही एनायन रहता है, क्लोराइड रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लोराइड को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोकोलेरीमिया, मींस जो है आपकी बॉडी में क्लोराइड का जो बैलेंस है या अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, सिंपल केसेस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, डायरिया है बहुत ज़्यादा, यानी डायरिया हो गया है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। डायरिया का कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी एक कॉज हो सकता है, वॉमिटिंग और एक्सेस स्वेटिंग। सिंपल स्वेटिंग नहीं है, ये एक्सेस स्वेटिंग हो जाती है तब भी हाइपरकोलेरीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अब आप हाइपरकोलेरिसिस में देखेंगे तो वहां पर एल्कोलोसिस की जगह आपको एसिडोसिस मिलेगा। यहाँ पर एक लिखा है एडिसन डिजीज, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। वो एक ही कंफ्यूजन जनरली नाम से है, एडिसन। हम एडिसन का नाम देखते ही हम पहले 3 वर्ड जो है आपके 3 लेटर्स है वो देख लेते हैं, एड। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है या जिन्हें नहीं पता है वो ऐड देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एडिसन का आप डिजीज में क्या होता है, जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, तो वो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड मैं कहूँ वो सफिशिएंट अमाउंट में आपका जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और हार्मोन आपका मेनली एल्डोस्टेरोन है जो बैलेंस करता है आपके सॉल्ट्स और वाटर को, तो उसको वो कंप्लीटली जो है नहीं बना पाती है। तो अगली बार आपको कभी भी एड दिखे, एडिसन दिखे, तो इसका मतलब आपको एल्डोस्टेरोन से लेना है, आपको एड से नहीं लेना है, मैथमेटिकल वाले एड से नहीं लेना है, एल्डोस्टेरोन से लेना है। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि आपके जो साल्ट्स हैं उसकी और जो वाटर है उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन को बनाए रखना। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, तो ये सब आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आपकी किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, तो सब बाहर हो जाता है आपका। एडिसन डिजीज में ये होता है कि आपका एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड कर ही नहीं रही है। यहाँ पे एड से कोई लेना देना नहीं है, वो आप एल्डोस्टेरोन से उसे कनेक्ट कर सकते हैं और हाइपरकोलेरिया में आपका कोलेरीमिया में यूज होता है। यही चीज आप जब सोडियम को पढ़ेंगे वहां पर भी आपको एडिशन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम ये आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हाइपरकोलेरीमिया की। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना है एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया था एडिसन में कि एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। कुशिंग सिंड्रोम में जनरल सी बात है, आपका एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, तभी हाइपरकोलेरीमिया कोज हो रहा है। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, बहुत सारे जो है वो जानते नहीं होंगे कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में जो है वाटर को मेंटेन रखता है या वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, और इसके साथ जो साल्ट्स हैं उनको भी मेंटेन रखता है। अगर यहाँ पर पहले केस में देखें कि हमारा एल्डोस्टेरोन नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, और ये जो आपका वाटर है और जो आपके साल्ट्स हैं वो सब आपके यूरिनेट हो जाएंगे, यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। किडनी उसका एब्जॉर्प्शन या दूसरे जो फैक्टर्स है वहां से एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो एल्डोस्टेरोन की कमी से क्या होगा, आपका जो वाटर है और जो आपका साल्ट्स है वो सब आपके बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा। ऐसा ही मैंने आपको बताया था सोडियम में देखेंगे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, वो सोडियम के केस में होगा, लेकिन आपका एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम ही अफेक्ट करेगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, सेकंड केस हम इसे मान लेते हैं, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, तो मींस आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो वाटर है और जो साल्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन रहेगी, वो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे या कोई और रूट के थ्रू जो है
एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। तो क्या होगा, अब आपका वाटर भी और साल्ट भी दोनों, या मैं कहूँ साल्ट की जगह क्लोरीन ले हम, तो अंदर रह रहा है बॉडी के, तो जिसकी वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है क्लोराइड की वो हमारी बॉडी में बढ़ती ही जाएगी। तो ये आपका कुशिंग सिंड्रोम और जो आपका एडिसन डिजीज है, ये आपके मेन जो कॉज होते हैं हाइपोक्लोरीमिया और हाइपरक्लोरीमिया के। एक बात और होता है नेक्स्ट कॉज की, अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा। अब इसको समझने में भी गलती हो सकती है। एक सॉल्यूशन लेते हैं हम, एक सॉल्यूशन आप 100 ml पानी में बनाते हैं, एक सॉल्यूशन आप 200 ml पानी में बनाते हैं, तो किसमें कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो आप सीधी सी बात कहेंगे जो कम पानी में बना है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसा ही आप इसमें कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। सिंपल सी बात है, आप चीनी लेके घोले, एक गिलास में घोले और एक आप पूरे जग में डालें, तो आप नॉर्मल सी बता देंगे कि कौन सा आपका जो है ज्यादा मीठा होगा, ग्लास मीठा होगा या जग मीठा होगा। तो वैसा ही कुछ यही है कि यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर आपकी कम होगी। तो डिहाइड्रेशन हो गया मीन्स आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस हो गया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपकी क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस यहाँ था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ हो जाएगा हाइपरक्लोरीमिया के केस में। तो ये आपके लिए समझना जरूरी था। I hope you like the video. For your support you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.